नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया में कई तरीके के वॉर का जिक्र हुआ और कहा गया कि 21वीं सदी के अंदर हो सकता है सैटेलाइट के जरिए अंतरिक्ष में वॉर हो, वो अभी नहीं हो रही है। फिर कहा गया कि जल के लिए हो सकता है कि वॉर हो, उसकी भी संभावना अभी नहीं। सच है कि दुनिया के कई हिस्सों के अंदर जमीनी वॉर चल रही है, लेकिन एक ऐसी वॉर जिसने पूरी दुनिया को अनसर्टेन कर दिया, वो टैरिफ वॉर। और उससे टैरिफ वॉर का इंपैक्ट हर एक छोटे से बड़े देश के अंदर इस वक्त दिखाई दे रहा है। भारत एक बड़ा देश है, भारत एक बड़ा बाजार है, भारत एक बड़ा प्रोड्यूसर है जो खेती से लेकर मिसाइल तक एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या इस टैरिफ वॉर के अंदर उस पर कोई असर पड़ा है? और जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हर आपदा एक अवसर लेकर आती है, क्या ये टैरिफ वॉर भारत के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया जो भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक लेकर जाएगा? इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमने प्रोग्राम को नाम दिया है टैरिफ वॉर और इसका इंपैक्ट भारत की इकोनॉमी और डिप्लोमेटिक रिलेशन पर क्या होगा। इस पर बात शुरू करें, लेकिन ये पूरा जो नजरिया है ये हमारे सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा सर का है, क्योंकि वो वैश्विक स्तर पर जो चल रहा है उसको सब तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले तो शुरुआत आपके साथ ही ओपनिंग रिमार्क के साथ कि इस सेशन के अंदर हम जो खोजने की कोशिश करें, क्या वो भारत के लिए अपॉर्चुनिटी या एक अलार्मिंग स्टेज हम बताने वाले हैं कि भाई क्या हो सकता है? थैंक यू विजेंद्र। सबसे पहले तो इस परिचर्चा में भाग लेने वाले राजस्थान के व्यापार और उद्योग जगत के सभी महानुभावों, हस्तियों का मैं चैनल की ओर से और फर्स्ट इंडिया मीडिया हाउस की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच, आप लोग आए इसमें। अभी जो टैरिफ को लेकर के माहौल बना हुआ है, ये राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में और आप कहें तो पूरे विश्व में एक अनिश्चितता का माहौल बना करके इसने रखा हुआ है। कभी बात आती है कि अमेरिका ने 26% टैरिफ लगा दिया है, फिर उस अनिश्चितता के मारे आपका जो बाज़ार है वो टूटने लगता है। फिर बात आती है कि वो अभी 90 दिन के लिए स्थगित हो गया है। और इस पूरे अनिश्चितता के वातावरण में मैं समझता हूँ कि व्यापार पे असली असर आए ना आए, लेकिन सेंटीमेंट पे बहुत असर आया है। सब लोगों के दिमाग में ज़्यादा है कि ये बहुत अनिश्चित माहौल हो गया है। आने वाले समय में व्यापार उद्योग किस रूप में जाएंगे, कैसे ट्रांजैक्शंस होंगे, विश्व में जो महाशक्तियाँ हैं वो किस ढंग से उनका पुनर्गठन होने वाला है। चीन, रशिया, यूएस, भारत, इस तरह के बड़े कंट्रीज़ और यूरोप, इन सब का किसके साथ ज़्यादा तालमेल होने वाला है और उसका व्यापार उद्योग पे क्या असर आने वाला है, यह आज सबके सामने एक विषय था। तो हमने सोचा कि हम इस विषय पे एक ऐसी परिचर्चा करते हैं जिसमें अपने अपने क्षेत्र के सभी विद्वान, अनुभवी लोगों को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं और उनसे जानते हैं कि वास्तव में ख़ास तौर पर राजस्थान के संदर्भ में किस तरह का प्रभाव इस पूरे वातावरण का पड़ रहा है। क्योंकि राजस्थान, अगर हम बात करें तो राजस्थान के जेम एंड ज्वेलरी, राजस्थान के जो टेक्सटाइल एंड अपैरल, राजस्थान के माइनिंग सेक्टर को ले लीजिए, राजस्थान का फार्मा ले लीजिए, राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट्स ले लीजिए, सारी चीज़ें, यहाँ तक कि मुझे जानने में आया था कि बाड़मेर से जो जीरा जाता है उस जीरे पे भी असर आने वाला है। तो राजस्थान बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और राजस्थान पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य तो है ही है। तो राजस्थान के संदर्भ में ख़ास तौर पे इस पूरी सिचुएशन का क्या असर आने वाला है, क्या लोगों को वास्तव में चिंता करने की ज़रूरत है, क्या लोगों को वास्तव में अपने बिज़नेस को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, या ये एक टेम्परेरी अनिश्चितता है और बाकी सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। और कई बार, जैसे अभी विजेंद्र ने कहा, आपदा में अवसर होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा नया बाज़ार हम एक्वायर कर लें, नए बाज़ार में हम अप्रोच कर लें और हो सकता है हम पहले से बेहतर स्थिति में आ जाएं। तो यही जो विरोधाभासी मुद्दे हैं या जो अनिश्चितताएं हैं, अस्पष्टताएं हैं, हम चाहेंगे कि आज आप सब लोगों से बात करके हम उन विषयों पे आपके जो एक्सपर्टीज़ है उसका ज्ञान हमको मिले, उसका लाभ हमको मिले और हमारे माध्यम से हमारे सारे दर्शकों को, राजस्थान के 8 करोड़ जनता को इसका लाभ मिल सके और पूरे भारत में भी एक इसको इस रूप में देखा जाए कि सही स्थिति ये होने वाली है। अगर राजस्थान के साथ ये स्थिति है तो यूपी, बिहार या अन्य प्रदेशों के साथ भी कैसी स्थिति होने वाली है। तो इस पर हम मंथन करेंगे आपके साथ में, आपकी राय जानेंगे और देखेंगे कि ये आने वाला समय इस टैरिफ वॉर की वजह से अच्छा होगा या उसमें कोई दिक्कत आने वाली है। विजेंद्र, प्लीज़ कैरी ऑन। शुक्रिया सर। और सर ने जो जिक्र किया, मैं कह सकता हूं कि 14 साल
से मैं डिबेट कर रहा हूँ, इससे स्ट्रॉन्ग पैनल सर मैंने नहीं देखा, और इसलिए ज़्यादा सवाल पूछने से मैं इस पर फोकस करूँगा कि ज़्यादा सीखा जा सके इस पैनल से, जो आगे भविष्य में काम आए। एक बार तेज़ी से मैं अपने पैनलिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। हमारे साथ पैनल में हैं जगदीश सोमानी जी हैं, वीकेआई प्रेसिडेंट हैं, सर स्वागत है आपका। अरुण जी अग्रवाल हैं, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं। रघुश्री पोद्दार जी हैं, पूर्व प्रेसिडेंट फिक्की फ्लो से हैं। रक्षित पोद्दार जी हैं, गारमेंट एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान से हैं। अतुल गुप्ता जी है, चेयरमैन ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया से। अजय अग्रवाल जी है, सेंटर स्पाइन व्यापार परिषद अध्यक्ष विद्याधर नगर से। हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी हैं, जो कि संरक्षक हैं, वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ गारमेंट एक्सपोर्ट के। संकल्प गुप्ता जी, डायरेक्टर ऑफ टेको जयपुर। सीए तुषार सिंघल जी हैं। सुनील गोयल जी मार्केट एक्सपर्ट हैं। अंकित अवस्थी जी हैं, जो इंटरनेशनल अफेयर्स को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। नवनीत झालानी जी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, राजस्थान हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स जॉइंट फोरम से। गिरीश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, सीईओ हैं, मेंबर हैं वो ईपीसीएच के। मुद्रिका जी हैं, डायरेक्टर हैं, चंद्रा ग्रुप से, और अमेरिकी पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझते हैं। मुद्रिका जी, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि सवाल यह कि भारत पर इम्पैक्ट क्या है, लेकिन मेरा सवाल उससे अलग आपसे ये है कि अमेरिका क्या सोच कर ये कर रहा है, क्योंकि उसकी एक पॉलिसी रही होगी ना, और आप अमेरिका के इंटरनल पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब अगर वो पॉलिसी अमेरिका के हित में, तो वहाँ विरोध भी हो रहा है, तो अंदर क्या चल रहा है? मैं यूएस को बहुत बारीकी से जानती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ की सिटीज़न भी हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग वहाँ से हुई है। सो ऑन दैट नोट, ये एक फ्यूचर प्रोटेक्शन टैक्टिक है जो मेरे को लग रहा है, विच वाज रियली रिक्वायर्ड। अगर मैं यूएस से बात करूँ और यूएस की तरफ से बात करूँ, तो एक प्रोटेक्शन टैक्टिक है जिसमें अगर आप देखें कि देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, टैरिफ इम्बैलेंस था। टैरिफ्स की वजह से बहुत सारी है ना अपनी जॉब्स, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग आउट ऑफ द कंट्री जा रहा था यूएस से। सो दिस इज़ अ टैक्टिक के फ्यूचर जनरेशन्स को प्रोटेक्ट करें। आगे कैसे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में बढ़ सकता है, कैसे जो डेफिसिट है वो कम हो सकता है, और कैसे आम जनता को, यूएस की आम जनता जो सिटीजन्स हैं, उनको बेनिफिट मिल सकता है। इंडिया क्वाड समिट होस्ट करने वाला है। सो दिस इज़ ऑल लीडिंग अप टू द पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंड द पॉजिटिव फ्रेंडशिप दैट इज़ बीइंग शोकेस्ड टू द वर्ल्ड of US and India. So I think it's a very positive atmosphere. It is a very futuristic atmosphere for India, because जो समझा जाता है, जैसे बड़े कहते हैं कि अगर दो बड़े लड़ रहे हैं तो अपन लेट्स टेक अ बैक सीट, लेट्स वॉच, लेट्स बी पेशेंट। एंड अगर इस पेशेंस में अपने लिए बहुत कुछ अच्छा निकल सकता है, बिकॉज अगर चाइना से प्रोडक्शन हटेगा, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग हटेगी, एंड दिस इज़ अ कंप्लीट कोल्ड वॉर विच इज़ वेरी क्लियर। इट्स अ कोल्ड वॉर वेयर यूएस इज सेइंग कि या तो आप प्रो यूएस हो या प्रो चाइना हो। तो कंट्रीज़ लाइक इंडिया, जो बहुत फ्रेंडली रहे हैं, जो हमेशा बैक स्ट्रीट पे रहे हैं, हु हैव ऑलवेज बिन काइंड ऑफ न्यूट्रल, दे विल ऑब्वियसली बेनिफिट। सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट आई फील। थैंक यू मैम, क्योंकि आपने पॉजिटिव एनवायरनमेंट का जिक्र किया, इसलिए सुनील जी, क्या वाकई में जो इम्पैक्ट इस वक्त मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है, क्या ये वही पॉजिटिव इम्पैक्ट है? और जो मुद्रिका जी ने कहा कि दो की लड़ाई में साइड में रहना चाहिए, दो की लड़ाई में तीसरे का फ़ायदा होता है, यह हमें बचपन से सिखाया गया है, तो क्या भारत उस फायदे के लिए तैयार है? मैं इसको पूरा 10-11 साल का एक सिनॉप्सिस के रूप में देना चाहूँगा कि हमारी जो नई सरकार पिछले 10-11 सालों से है, उन्होंने कहते हैं ना अपने खुद के अंदर झांक के स्वॉट एनालिसिस पूरा किया है कि मेरे देश की, मेरी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या है। उनको देख करके उन्होंने कोई आई शेडो नहीं किया बिल्कुल भी कि यार मैंने आँख बंद कर दी तो मालूम बड़ा बिल्ली भाग जाए, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने पहले अपने देश को बहुत अच्छे से समझा, चूँकि प्रीवियस एक्सपीरियंस उनका गुजरात के साथ बहुत अच्छा बेहतरीन रहा है। अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका में प्रोडक्शन कम है, कंजम्पशन ज़्यादा है। आप देखिए चाइना 30% पावर एक्सेस जनरेट करता है और उसका एकमात्र यूज़र यूएसए है। आज अगर ट्रंप सरकार ये सोचे कि वो सारे प्रोडक्शंस को अमेरिका में शिफ्ट कर ले, मेरे ख्याल से उनकी ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि आम अमेरिकन को काम करने की नेचर नहीं है, उसकी आदत में नहीं है। मैं इसको पॉजिटिव रोड में ऐसे लेता हूँ कि मोदी जी एक बहुत सहज सुलभ इंसान है, वो अपने काम से काम करते, 16 घंटे उन्हें काम करना है। हमारा जो अखंड भारत था, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, ये सब जोड़ते पुराना, हज़ारों साल पुराना, तो वहाँ तो सारी जो प्रॉब्लम वो पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश एक और नया पैदा हो गया। इनकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही जगह पर आता है और वो आता है सऊदी अरेबिया। अगर वहाँ से उनकी फाइनेंसिंग पंपिंग बंद हो जाती है, जो कि काफ़ी हद तक हुई भी है,
अगर आप पिछले 2-3 सालों में देखें तो सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को फंड करना ऑलमोस्ट बंद जैसी स्थिति में आ गया है। तो मैं एक सारा क्रेडिट देता हूँ थैंक्स टू मोदी जी कि उन्होंने सारे काम को मुझे लगा कि मैं एक शेयर बाजार से जुड़े व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल अफेयर्स पे आ गए। नहीं, मैं भी शेयर बाजार में आ रहा हूँ। मैं बेसिकली पूछ रहा हूँ भाई, 90 डेज के लिए जो इम्पोज किया गया है उससे फार्मास्यूटिकल सेक्टर अभी अनसर्टेन है या स्टेबल हो गया है? एग्रीकल्चर अभी अनसर्टेन है या स्टेबल हो गया है? फार्मा सेक्टर में मैं स्टेबिलिटी इसलिए मानता हूँ कि किसी जमाने में हम लोग एपीआई जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स जो जेनरिक मेडिसिन में काम आता है उसमें इंडिया आज से 10 साल पहले तक इम्पोर्टर था। लेकिन ड्यूरिंग द कोविड हम पीपी किट भी इंपोर्ट करते थे, लेकिन 1 साल के बाद हम लोग एक्सपोर्ट करने लग गए। तो पिछले 10 सालों में जो एपीआई के प्रोडक्शंस इंडिया में बढ़े हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़े, और यही वजह को जेनरिक मेडिसिन का आज इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर टू अमेरिका है। अगले हफ्ते हो सकता है इंडिया वुड बी द फर्स्ट कंट्री जो ट्रंप को बोले कि हमारा ये चार्ट होगा, और ट्रंप साहब बोले ठीक है ओके प्रोसीड। ऑलमोस्ट वो फाइनल स्टेज पर है, और उसी का नतीजा है कि हमारा स्टॉक मार्केट बहुत जल्दी रिएक्शन और एक्शन देता है। हम लोग ऐसा कहते हैं पिछले 40 सालों में कि स्टॉक मार्केट में जब फाइनेंस मिनिस्टर कुछ लिख रहे होते ना ऐसे ही हों तो शायद ऊपर को शीशा लग रहा होता है और वो न्यूज़ हमारे बाहर आ रही होती है। तो रोज़ की पोजीशन है ये। तो मेरे ख्याल से ये 7-8-10 दिन की तो इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इंडिया बिल्कुल फाइनेंशियल सेक्टर में एक सुपर पावर बन के उभरेगा। तुषार जी, मोटे तौर पर बाजार इतना कमाया और इतना गवाया, एक व्यापारी भी यही समझता है, देश भी यही समझता है। तो ज़रा बताइए इस पूरे ट्रेड वॉर में क्या वाकई में हम कमाने की स्थिति में पिछले 2 महीने 1.5 महीने में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा हो, हमारा एक्सपोर्ट के ज़रिए ट्रेजरी बढ़ी हो, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा हो? क्योंकि उसी से तो हम चेक करेंगे ना कि भाई हमें फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। वो आंकड़े क्या कह रहे हैं? तो सर मैं यही कहना चाहूँगा, जो ये ट्रेड वॉर है, टैरिफ वॉर है, दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इंडिया। मतलब शॉर्ट रन में हो सकता है इंडिया के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हों, बट इन लॉन्ग टर्म इंडिया इज़ ऑल सेट फॉर दिस। इंडिया विल ग्रो एंड इंडिया विल आउट परफॉर्म ऑल द अदर नेशंस इन द वर्ल्ड। क्योंकि सर ऐसा है कि अगर आप देखते हैं कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है इसमें चाइना सबसे बड़ी सुपर पावर है जो इंडिया जो एक्सपोर्ट करती है यूएस को। तो यूएस अपनी डिपेंडेंसी वहाँ कम करना चाहता है चाइना पे, और अपनी डिपेंडेंसी इंडिया पे बढ़ाना चाहता है। जैसे सर ने भी कहा कि फार्मा सेक्टर्स में एपीआई है, या फिर आईटी सेक्टर में अपन कह सकते हैं आईटी सेक्टर में भी यूएस अपनी डिपेंडेंसी अब इंडिया पे ज़्यादा बढ़ा रहा है। और ये भी देखा गया है काफ़ी कि अभी रिसेंटली कुछ एक चाइना की कंपनीज़ हैं जो काफ़ी टाइम से इंडिया में जेवीज़ करना चाह रही हैं, बट जब से ये 1 महीने से टैरिफ वॉर्स हो रही हैं वो अपने दे हैव बाउट डाउन एंड नाउ दे आर रेडी फॉर द माइनॉरिटी स्टेक ऑल्सो। सिमिलरली विद हायर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, इंडिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है। इट इज़ अ चाइनीज़ कंपनी पर इंडिया में 3rd लार्जेस्ट टर्नओवर उनका है। सो दे आर ऑल्सो रेडी टू टेक माइनॉरिटी स्टेक इन इंडिया। तो सर ये जो चीज़ें हैं कि इंडिया में लोग अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया विल बी ए सुपर पावर वेरी सून। यहाँ से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, और इंडिया इज़ अ फेवर्ड नेशन फॉर यूएस। ऐसा नहीं है कि यूएस इंडिया से बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा के उसके साथ कुछ गलत करना चाहेगा, क्योंकि चाइना पे डिपेंडेंसी कम करनी है अल्टीमेटली। चाइना और वियतनाम जो है सुपर पावर्स बने अभी जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं अपने, तो वो पूरा होल्ड कर रहे हैं। तो जहाँ पे अभी यूएस का मेन फोकस यही है कि कैसे उसका होल्ड कम किया जाए और इंडिया का होल्ड या और अदर कंट्रीज पे अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाई जाए। लेकिन एग्रीकल्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं अमेरिका को। अतुल जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि ऑर्गेनिक सेक्टर, क्योंकि ऑर्गेनिक सेक्टर अभी इंडिया में इतना बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया है, अभी भी बहुत चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, लेकिन क्या वाकई में एग्रीकल्चर सेक्टर पर इस पूरे टैरिफ का कोई असर? मुझे लगता है कि इस पूरे वाक़या से भारत में एग्रीकल्चर की क्वालिटी का अनाउंसमेंट होगा और राजस्थान राज्य से बिजनेस की ग्रोथ होगी। उसका कारण ये है कि जैसे जीरा है, अजवाइन है, मेथी है, सरसों है, जो यहाँ की पेरेंटल क्रॉप्स हैं और जो उत्पादन की दृष्टि से यहाँ पर बहुत होती है। लेकिन जीरा है जो अमेरिका में भारत का बैन है हाई जो है केमिकल के कारण, इसी तरह से मिर्ची बैन है। तो अभी जिस तरह से टैरिफ अभी डबल जिस तरह से हो रहा है, यदि वो डबल की सिचुएशंस एक्चुअल में होती है तो क्वालिटी पे काम होगा जिससे कि प्राइस मिलेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग की दृष्टि से बहुत शानदार फ़ायदा होने की उम्मीद है और टैरिफ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जितना टैरिफ यहाँ लगेगा उसी के साथ साथ में सर्विस भी, क्योंकि USDA एक सर्टिफिकेट है जो कि अमेरिका ने ही लॉन्च किया है और अमेरिका में जो लोग रहते हैं
उनकी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है कि अमेरिकन डोमिनेटेड कंट्रीज में ऑर्गेनिक फूड ही सप्लाई हो। तो दिस इज़ आई थिंक गुड, और ये मुझे लगता है हाँ कुछ औद्योगिक दृष्टिकोण से, पैकेज फूड की दृष्टि से कुछ महंगा होगा, लेकिन उसके साथ साथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी। अभी हम कहाँ हैं वैश्विक पायदान में? देखिए, राजस्थान तो इम्पोर्टेंट फैक्टर में है ही है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रॉप है वो और कहीं ज़्यादातर होती नहीं है। तो मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, आप कह रहे हैं इवन हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्वालिटी एक्सपोर्ट बढ़ेगा और साथ में क्वालिटी अनाउंसमेंट होगी, जो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि राजस्थान और गुजरात और यहाँ के उत्तर भारत के व्यापार को बढ़ाने के लिए फूड क्वालिटी पर काम होना, जो अब निश्चित रूप से होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ट्रंप यू टर्न में बहुत माहिर है। उस यू टर्न के बीच में हमने बहुत स्पेस अपने लिए बना लिया है, अलग अलग सेक्टर में बना लिया है। और कहते हैं ना कि जैसे कोविड भी आया, महामारी आई, तो हमने बहुत सी इंडस्ट्रीज को क्रिएट किया और वैश्विक स्तर पर यह दिखाया है कि भारत कुछ भी कर सकता है। तो और क्या कर सकता है, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो टैरिफ वॉर है 90 डेज के लिए, हालांकि उसको होल्ड किया गया, लेकिन चाइना के साथ बैक टू बैक अमेरिका उस टैरिफ वॉर को आगे बढ़ा रहा है। उससे भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा और डिप्लोमेटिक रिलेशन पर क्या असर पड़ेगा, एक बेहद खास पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। हमारे साथ पंकज सोनी जी भी जुड़ गए हैं, सच बेधड़क के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। लेकिन डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और जगदीश सोमानी जी, जरा बताइए, इंडस्ट्री को लेकर अगर हम बात करें तो क्या वाकई में आपको लगता है कि नए सेक्टर्स हैं जो राजस्थान में ओपन हो सकते हैं, इंडिया में ओपन हो सकते हैं, और इस टैरिफ की वजह से चाइना की जो इंडस्ट्रीज इस वक्त शटडाउन की स्थिति में होगी, यहां शटर ओपन करने की जरूरत है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो टैरिफ वार शुरू हुआ है, इसके अंदर हम आज की तारीख में 140-50 करोड़ लोगों का देश है, और सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अगर माने तो आज इंडिया में है। और पूरा वर्ल्ड आज इंडिया को एक बड़े मार्केट की तरह देखता है। जो ईवी का मार्केट है, अभी बहुत सारे यहाँ के प्लेयर, राजस्थान में ही बहुत सारे ईवी के नए प्लेयर्स शुरू हो गए, तो ईवी मार्केट आगे आने वाले समय में है। तो जो जितना इंपोर्ट हमारा बाहर से होता था ईवी का, टेस्ला का अब जैसे यहाँ आना के लिए वापस अलाउ हो गया है, ड्यूटी कम हुई है, तो ईवी को बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से पेट्रोल डीजल के अंदर हमारी डिपेंडेंसी कम हो रही है, हमारी जो बहुत सारी विदेशी मुद्रा उसमें लगती थी, तो इंडिया स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अभी जो चिप वगैरह बनने का था, उसके लिए भी यहाँ पे एक प्लांट अभी छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। तो ऐसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बैक टू बैक, और आप देखिए कि लगातार 2 बार रेप रेट कम हुई है 0.25 करके। यानी आप सोचिए कि इंडिया का कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि 6.5 से वो 6 पे ले आए हैं। और जबकि ऐसे समय में तो ये होता है कि रेटें बढ़ाई जाती है, तो लैंडिंग कम हुई है और कहीं ना कहीं नई इंडस्ट्री को लगाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी है। रक्षित पोद्दार जी हमारे साथ हैं। रक्षित जी, ज़रा बताइए, क्योंकि एक्सपोर्ट हम बहुत ज़्यादा गारमेंट को भी करते हैं और शायद टॉप 3 या टॉप 4 में हैं जो अमेरिका के साथ ट्रेड करते हैं, तो इस ट्रेड पर कितना असर पड़ेगा? और दूसरा, जो उन्होंने कहा है कि भाई बेसिक 10% टैरिफ इम्पोज रहेगा, उसका मतलब क्या है और पहले कितना था? सर, अभी बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है विद चैलेंजेस। सो देर आर मेनी चैलेंजेस वील हैव टू फेस विद द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो उसके लिए अपने को तैयारी आज से कर देनी चाहिए, जिससे कि जब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आए तो हम इसको अवेल कर सकें और पूर्ण रूप से इसका हम फ़ायदा ले सकें। आंकड़ों की जहाँ तक आप बात करते हैं, तो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट टू यूएस एंड अपैरल सेक्टर वे अराउंड 5.9% है, और वहीं देखें चाइना का तो 21% के आसपास का यूएस का एक्सपोर्ट है। और वियतनाम और जो बांग्लादेश, जो और अपनी कॉम्पीटिंग कंट्रीज़ हैं, इनका 18% वियतनाम का है और 8 से 9% बांग्लादेश का है। अब चाइना से 20-21% का जो एक्सपोर्ट टू यूएस है, उसमें काफ़ी सारा शिफ्ट वी एक्सपेक्ट टू कम टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज, स्पेशली टू इंडिया एंड टर्की, बिकॉज टर्की में भी
इन्होंने काफ़ी कम टैरिफ्स इम्पोज किए हैं, बट इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी है बनाने के लिए, सो दैट्स द चैलेंज वी नीड टू फेस। ऑफ कोर्स इंडिया पे शिफ्ट होगा एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट इंडियन प्रोडक्शन विल बी, बट वो बनाने के लिए गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज विल हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव टुगेदर। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोनों को साथ में, और आज से चालू करेंगे, जब जाकर के समय आने पे हम वो अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाएंगे। राजस्थान तैयार है, क्योंकि राजस्थान की भी एक बड़ी इंडस्ट्री है। अभी तैयार नहीं है सर, अभी तैयार नहीं। अभी तैयार होने के लिए हमको सरकार का बहुत सहयोग है। मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस बेसिस पे अगर हमारे पास सरकार का सहयोग है, इंडस्ट्री ऑफ कोर्स हैज़ टू बी टुगेदर, इंडस्ट्री को भी बड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, सरकार को भी बड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। दोनों मिल करके काम करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन गेट टू सम रिजल्ट्स एंड गेट सम बेनिफिट्स। दिनेश गुप्ता जी, ज़रा आप भी बताइए सर, क्योंकि आप भी इसी इंडस्ट्री से हैं, और गारमेंट सेक्टर किस तरीके से आपको लग रहा है कि भाई अमेरिका के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तैयार नहीं हैं, लेकिन मैं एक रूट बता रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है? चाइना पर टैरिफ है, चाइना से सामान इंडिया है, मेड इन इंडिया लगे और फिर वो अमेरिका जाए, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं। मैं आपको बताऊं, एक्चुअली अगर अपन शॉर्ट टर्म की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट, अगर यूएसए की बात करें तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अफेक्टेड फॉर शॉर्ट टर्म। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बेनिफिटेड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बेसिस, क्योंकि अगर अपन बात करें कि चाइना के जो एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करें 24% शेयर्स है, जबकि हमारा शेयर जो इंडिया का यूएस टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का 9% है। तो हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि चाइना पे 245%, 245% ट्रैफिक टेरिफ अभी ट्रम्प साहब ने लगा दिया है। तो मेन जो लड़ाई है वो यूएस चाइना की है, और उसका बेनिफिट हमको इंडिया को मिलेगा, क्योंकि इंडिया इज़ द मोस्ट फेवर्ड नेशन फॉर एवरीबॉडी। और विशेष रूप से अपन इंडिया यूएस रिलेशंस की बात करें, और लास्ट 10 ईयर्स में जो हमारे रिलेशन बढ़े हैं, तो देयर इज़ ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। लेकिन जैसे कि रक्षित ने भी कहा, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वी आर नॉट रेडी फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास बहुत अच्छी आ रही है। समझ नहीं पाते क्या? मुझे बहुत अच्छे से याद है कि प्रधानमंत्री मोदी का कोई बजट ऐसा नहीं गया होगा जहां उन्होंने इशारों में बताया ना हो कि क्या करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, वो बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 साल में बात करें तो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी जितना हमको चाइना से कम्पीट करने के लिए, चाइना का शेयर इंडिया में लाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हमारे पास नहीं है, तो हमको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और राजस्थान सरकार की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, हमने बार बार उनको बोला है कि चाइना में एक मॉडल है कि वहाँ हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग सिटी है, पूरा वो प्रोडक्ट बनता है तो वो पूरी सिटी उसी की है। तो हमने कई बार कहा कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, अपैरल एक्सपोर्ट के लिए आप एक पार्क पूरा बना दीजिए, जिसमें आपका कपड़े यान बनने से लेके कपड़ा डाइंग, प्रिंटिंग, कटिंग, पैकिंग, लॉजिस्टिक तक का सारा एक जगह हो सारा। उससे कॉस्टिंग कटिंग बहुत कम है। अभी हम लोग कपड़ा साउथ से मंगवाते हैं, प्रिंटिंग हम जोधपुर में करवाते हैं, डाई हम लोग बाड़मेर, मतलब अलग अलग, तो महंगा होता है, कॉस्टिंग होता है। लॉजिस्टिक कॉस्टिंग कितनी कम हो जाएगी अगर सब चीज़ें एक जगह होगी। तो इस तरह की जो टेक्सटाइल, छोटे छोटे टेक्सटाइल पार्क है, वो इंडिया में बनाने की जरूरत है, राजस्थान में बनाने की जरूरत है, उससे हम कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। ठीक है, अरुण जी हैं। अरुण जी, क्योंकि मैंने देखा है भाई, मुख्यमंत्री की जब भी व्यापारियों के साथ बैठक होती है तो एक चेहरा ज़रूर होता है, वो आपका होता है। तो हम इस पूरी ट्रेड वॉर में राजस्थान को यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाएं। आप सही, विजेंद्र जी सही प्रश्न किए हैं कि राजस्थान, अभी तक क्या हो रहा था कि राजस्थान में कुछ तो सरकारें अलग अलग थी। पिछले 10 साल में सेंट्रल में, स्टेट में एक बार ये आई, अभी डबल इंजन की सरकार है। और मुख्यमंत्री जी ने इस बार सबसे अच्छा काम, जो राइजिंग राजस्थान, जो अपने इन्वेस्टमेंट राजस्थान बोलते हैं, हर सरकारें करती आई है, लेकिन वो साल अपने टर्म के लास्ट में, जब उनकी सरकार का लास्ट ईयर आ जाए तब करते थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने इस बार ये काम अच्छा किया है कि अपने टर्म के, इस वर्तमान टर्म के फर्स्ट ईयर में ही इन्होंने राइजिंग राजस्थान किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी खुद आके इसका उद्घाटन भी किए हैं, और उन्होंने ओपन मन से ये डिक्लेयर किए हैं कि भारत का विकास राजस्थान से आरंभ होगा, क्योंकि राजस्थान को रिलायबल भी बताया इन्होंने। और जो भारत का सपना अमृतकाल महोत्सव 2047 में आज 5वीं वर्ल्ड की इकोनॉमी में इंडिया आ चुका है और तीसरी इकोनॉमी के पायदान में है। जैसा भी भारतीय अर्थव्यवस्था और डिप्लोमेसी और रिलेशन जो आप बता रहे हैं, आपका जो एजेंडा भी है आज, ये देखिए, यूएस और इंडिया की दोस्ती है, ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती है, सब जानते पूरा।
भारत के लिए तो एक मौका है कि भारत जल्दी से जल्दी विकास, जो अभी चाइना डंप की बात कर रहे थे, अब ये चाइना के माल यहाँ आएंगे, यहाँ के लोगों को ये सुनहरा अवसर है इंडिया को कि इसको कैच कर ले। अब राजस्थान, जो कि मुख्य प्रधानमंत्री जी बोल के गए कि भारत के विकास और डेवलपमेंट का रास्ता राजस्थान से गुजरेगा, निश्चित रूप से राजस्थान, क्योंकि यहाँ हर चीज़ की मिनरल, माइनिंग, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, क्या नहीं है यहाँ पे, ऐसे में मसाले, ऐसे कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो सब में अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यहाँ लेबर भी सस्ती है। यहाँ के राजस्थान के जो सिटीजन है, आदमी है, वो मेहनती हैं, वो पूरे वर्ल्ड में जाके राजस्थान का राजस्थानी डंका, मारवाड़ी डंका जो बोलते हैं, जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी, ऐसे में मारवाड़ी पूरे वर्ल्ड में जाकर अपना डंका बजाता है। और ये राजस्थान का पानी का ही प्रभाव है, राजस्थान की मिट्टी का प्रभाव। तो हम तो आपके फर्स्ट इंडिया चैनल को खूब धन्यवाद देंगे कि इस तरह का जो टॉक आपने रखा है। नवनीत झालानी जी, क्योंकि राजस्थान का गारमेंट सेक्टर जो है, हैंडीक्राफ्ट जो है, वो दुनिया भर के अंदर वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि उसमें सभ्यता है, उसमें संस्कार है, उसमें हमारा इतिहास छुपा हुआ है। क्या वाकई में आपको लगता है कि एक जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसमें इकोनॉमिकली हैंडीक्राफ्ट एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? और हम बीते 10 साल की अगर बात करें तो ये इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर रही है? देखिए, मैं हैंडीक्राफ्ट की बात भी रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आंकड़ों को यहाँ रखना चाहूँगा। शायद अभी आंकड़ों की बात अभी तक नहीं हुई है हमारे यहाँ। हम लोगों का विश्व के कुल निर्यात में भारत का हिस्सा है अभी लगभग 2%। कुल 2% हम दुनिया का निर्यात करते हैं मात्र। राजस्थान का टोटल एक्सपोर्ट आज की तारीख में है करीब 85,000 करोड़, उसमें से 17,000 करोड़ हमारा अमेरिका को जाता है। हैंडीक्राफ्ट्स का हमारा एक्सपोर्ट है हिंदुस्तान का 32-33 हज़ार करोड़, उसमें से राजस्थान का हिस्सा है एक्सपोर्ट में 10,000 करोड़। उसमें से भी हम मानते हैं लगभग 40% से 50% अमेरिका को जाता है अभी जो स्थिति है। तो हम जो, जैसा रक्षित जी ने कहा और दिनेश गुप्ता जी ने भी कहा कि हम हमारी इंडस्ट्री को, हैंडीक्राफ्ट और गारमेंट और जेम ज्वेलरी, ये सब एक तरह से मिले जुले उद्योग हैं जिनकी समस्याएं, जिनकी नेचर, जिनका मार्केट सब कुछ एक से ही हैं। तो हम लोग विश्व में 2% पे टिके हुए हैं। हमको आत्ममुग्धता से बाहर आना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हम अपने निर्यात को कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ स्किल्ड मैन पावर की बहुत बड़ी कमी है। हम लोगों ने चाइना की फैक्ट्रियाँ विज़िट की है, गिरीश जी ने, मैंने साथ में भी विज़िट किए हैं। हमने वहाँ की फैक्ट्रियों को स्टडी किया कि वो उनकी प्रोडक्टिविटी क्यों इतनी ज़्यादा है, हमारी क्यों इतनी कम है। उसके बड़े कारण है, यहाँ एक आदमी की जितनी प्रोडक्टिविटी रहती है उसका कम से कम 5 to 6 टाइम्स वहाँ का आदमी प्रोडक्शन देता है, 5 to 6 टाइम्स। उसके वजह कुछ मशीन उनका से कोई लेना देना नहीं है, मशीन सेम नहीं है, मशीन नहीं, मैं आ रहा हूँ उसी पे। कुछ मैकेनिज्म है और कुछ उनका काम करने के तौर तरीके, उन्होंने अपने टूल्स और अपने तरीके जो उन्होंने बनाए हुए हैं, उनकी हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है, जिन पे सरकार को अभी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नंबर 1। नंबर 2, जो मार्केटिंग में चाइना की सरकार वहाँ के एक्सपोर्टर्स को जो सपोर्ट करती है, उस तरह का कोई भी सपोर्ट हमको हिंदुस्तान में आज तक देखने में नहीं है। चाइना, आज हम लोग खुद भी फॉरेन अफेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हम वहाँ जाके जब फ़र्क महसूस करते हैं, हमारे बगल वाला चाइना वाला होता है, हम इंडिया वाले होते हैं, हम में और उसमें क्या फ़र्क है। मतलब मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि शायद 1 और 10 का फ़र्क होता है। वो हमसे 10 टाइम्स आगे हैं चाइना वाले। तो आज चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री कहलाती है और हम लोग अगर 2% पर हैं तो आप मान लीजिए कि कहाँ हमारी पोजीशन है आज की तारीख में। हमको वर्ल्ड की फैक्ट्री बनने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। उसमें हमारे वर्कर्स की स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। उसमें हमको सबसे बड़ा सहयोग सरकार ही कर सकती है, क्योंकि निजी स्तर पे ये संभव नहीं है ये कर पाना। ठीक है गिरीश जी, ज़रा फिर इसी को आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि स्किल इंडिया मोदी सरकार चला रही है, एक ज़िला एक प्रोडक्ट ये भी प्रोग्राम है, इसके अलावा क्लस्टर सिस्टम अलग से बनाया हुआ है, इसके अलावा हमारे यहाँ के प्रोडक्ट को इंटरनेशनली बाजार मिले इसके लिए प्रमोशन पॉलिसी अलग से बनी हुई है। तो क्या ये सब काम नहीं करती? अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो टैरिफ वार जो शुरू हुआ है, इसमें अपने इंडिया को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका में तो लेबर ही नहीं है तो वो माल बना पाएंगे,
कोई भी प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगे, चाइना का प्रोडक्शन भी वो कर नहीं पाएंगे, अल्टीमेटली उनको बैकफुट पे आना ही पड़ेगा। तो प्रोडक्शन लाइन में यहाँ इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है और अब हम लोगों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अभी बताता हूँ, रिसेंटली मैंने अभी एक डेलीगेशन गया था हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट का वियतनाम छोटी सी कंट्री है, लेकिन हैंडीक्राफ्ट में वो हमारे से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास स्किल लेबर है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है जो हमारे सारे एक्सपोर्टरों को और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अभी से अभी तैयार हो जाएं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें और अपना काम को आगे ले जाएं। एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी मेरे को ऐसा लगता है अगले 3 महीने के बाद में अपने यहाँ से कम 25 से 30% एक्स्ट्रा होगी डेफिनेटली। मतलब इसका फायदा होगा, इसका फायदा होगा। और ये तो सर सभी क्योंकि ये टैरिफ बात तो सिर्फ इंडिया के लिए तो है नहीं, ये तो अभी यहाँ तो 26% है, चाइना में 245% है। तो अगर वहाँ का कुछ भी बिजनेस भी यहाँ पर डाइवर्ट होगा तो अपने इंडिया को काफ़ी फायदा होने वाला है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये करना चाहिए कि अपने को अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको मजबूत करना है। आज की स्थिति भी ये है कि हम लोगों के पास काम भी कम है, फिर भी हम टाइम से कर ही नहीं पाते क्योंकि लेबर ही नहीं है, लेबर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसके लेबर के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट एक्सपोर्टर को करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ हम लोग इसको कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है सर, वापस मैं आऊँगा, लेकिन मैं व्यक्तिगत ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर औद्योगिक क्रांति कभी आई नहीं। एग्रीकल्चर या हरित क्रांति के बाद सीधा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चले गए। बीच का एक गैप है और उसकी समस्या हम सब झेलते हैं और झेलते आ रहे हैं और मुझे लगता है लंबे टाइम तक हम झेलेंगे भी। लेकिन संकल्प गुप्ता जी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आपको एक हीरा ध्यान होगा। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे और वहाँ मिसेस बाइडन को एक हीरा गिफ्ट किया गया था। वो हीरा सर, अगर मैं गलत नहीं तो लेबोरेटरी मेड हीरा था, है ना, और उसी इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं। तो इस इंडस्ट्री को ज़रा समझाइए और जो अभी चल रहा है, क्योंकि जेम्स एंड ज्वेलरी का इम्पैक्ट पड़ेगा, तो क्या उसमें इस इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटी है? ये इंडस्ट्री अभी कहाँ है? इसमें कितनी ग्रोथ हम अगले 5 साल 10 साल में देख रहे हैं और इसमें इस पूरे ट्रेड वॉर को कहाँ देख रहे हैं और इकोनॉमिकली कितना सपोर्ट करेगी? See, lab grown diamond में India and China are the leading producers in the world in lab grown diamond. India अभी recently till the last 2 years हमने करीब $1 billion का एक्सपोर्ट किया है, because not to America, to all over the world. But because of this tariff war, we expect कि इसकी मार्केट बढ़ेगी, because जो नेचुरल डायमंड है या नेचुरल जेम्स हैं उनका प्राइस काफ़ी बढ़ जाएगा, तो वो अनअफोर्डेबल होने के चांसेस हैं। तो बिकॉज दिस इज़ अफोर्डेबल, इसकी मार्केट काफ़ी बढ़ने के चांसेस हैं। बट एज एवरीबडी सेज, सी देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ बट चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल है, वो उतना उस लायक नहीं है। ओके, वी नीड टू वर्क ऑन दैट, वी डेफिनेटली नीड टू वर्क ऑन स्किल। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन स्किल जो है, ओके, वी आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन स्किल। अब स्कीम्स आती हैं 200 करोड़ की, 250 करोड़ की, बट दे आर नॉट अबाउट इंडिविजुअल। ओके, दे आर अबाउट कि हमें 200 करोड़ में 1 लाख बंदों को स्किल करना है। पर पर्सन जो स्किलिंग कॉस्ट है दैट इज़ वेरी हाई। ओके, जब मैं 200 करोड़ में 1 लाख को स्किल करने जाऊंगा ना, तो इट इज़ लिटरली नथिंग। ओके, बट वी शुड फोकस ऑन पर पर्सन स्किलिंग कॉस्ट, दैट इज विच वी आर नॉट फोकसिंग। डिपेंड करता है ना स्किल हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम टेक्नोलॉजी, दैट इज वेयर द ट्रबल इज के हम लोग, द ट्रबल इज वंस अगेन, आज मैं मतलब आई ट्रैवल अराउंड राजस्थान, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हियर इन राजस्थान आर स्टडिंग कंप्यूटर साइंस, 80% आर स्टडिंग कंप्यूटर साइंस, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग nobody knows really computer science. Okay, whenever I interview, देखिए, क्योंकि चाइना, आप कह रहे हैं चाइना और अमेरिका 2 बना रहे हैं, भारत अभी इनिशियल स्टेज में। अब चाइना और अमेरिका के बीच में रेसिप्रोकल टैरिफ चल रहा है, उसमें भारत के लिए अपॉर्चुनिटी कितनी है? मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ। और क्या इसको हम देख सकते हैं कि अगले 10 साल में ये $5 बिलियन होगा, $6 बिलियन होगा, कुछ इस तरीके? Everybody agrees कि there is a huge opportunity. Okay, all businesses will increase definitely. Okay, we will definitely cross 5 trillion very fast. But the trouble is कि अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल, we don't have skilled manpower. Okay, we have an opportunity, but अगर हम उसको उसके लिए बेस नहीं क्रिएट करेंगे, वो अपॉर्चुनिटी खिसक जाएगी हमारे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना इस पूरे इरा के बीच में मेहुल चोकसी और नीरव मोदी बहुत बन जाएंगे? See, one of the risks in this is कि चाइनीज डंपिंग होगी। ओके, चाइनीज डंपिंग अगर इंडिया में होगी एंड वी विल रीसेल, ओके, उससे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा, इंडिया का फायदा नहीं होगा।
We have to prevent that Chinese dumping. रघुश्री पोद्दार मैम, आप ज़रा बताइए मैम, आप क्या सोचते हैं इकोनॉमिकली क्या असर भारत पर पड़ेगा, और अगर हम इसमें फिक्की फ्लो की भी कोई नज़रिया होगा ना भाई, वो भी तो देख रहा होगा कि ये क्या चल रहा है दुनिया के अंदर, तो उसका विश्लेषण क्या कहता है? नमस्कार। देखिए कि मैं समझती हूँ जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं विकसित भारत के लिए, विकास के लिए ये बहुत ही उन्नतिशील अपॉर्चुनिटी जैसे हम बोलेंगे ना है, पर कैसे करें? कुछ नहीं, चाइना की नकल करनी है जी। चाइना के पास मैन पावर, हमारे पास मैन पावर, पर कमी कहाँ आ रही है चाइना को बीट करने के लिए? जैसे सबने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ जी, आपने देखा कि हमारे एक छोटी सी स्किलिंग से इतने देश के हाईवेज बन गए, तो क्या इंडस्ट्रीज नहीं बना सकते हम? इस तरह के हाईवेज बन गए कि जो बड़े बड़े देशों में नहीं है, तो इंडस्ट्री भी हम चाइना के लेवल पे ला सकते हैं। सिर्फ एक जोड़ बनाना है, किसका? सरकार का और इंडस्ट्रियलिस्ट का, और जैसे ये बनेगा क्यों नहीं आगे बढ़ जाएगा। और दूसरी बात जो मैं यहाँ समझती हूँ, जो मैंने देखा है अपनी इंडस्ट्री के अंदर, मुझे 20 साल हो गए, 20 साल से हम बढ़ रहे हैं पर चीटी की दौर पे बढ़ रहे हैं। चीटा एक वहाँ से लाता है कपड़ा, वहाँ से लाता है कुछ, और एक अपना पहाड़ इकट्ठा करता है। पर क्यों नहीं हम ई टेक्नोलॉजी और नई नई चीज़ें जो चाइना विकसित कर रहा है, हम उसको कॉपी करें और आगे बढ़ें। और इसके लिए आई थिंक हमारे पूरे देश को एकजुट होकर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करनी चाहिए। लोकल फॉर वोकल में हम बड़े हैं, तो हमें आज अपनी देश की ब्रांड्स को पहननी चाहिए, विदेशी ब्रांड का सम्मान करना चाहिए, पर माता तो माता होती है, तो अपने देश की चीज़ें का इस्तेमाल करें, आगे बढ़ें। और दूसरा जो मेरा कहना है कि दूसरे जो देश हैं वहाँ पर एक्सपोर्ट को सोचें। क्यों हम सोचें कि अमेरिका के ही ऊपर हम डिपेंडेंट हुए? साउथ अमेरिका जाएं, लैटिन अमेरिका जाएं, अफ्रीका जाएं। मोदी जी जा रहे हैं तो हम भी पहुंच जाएंगे, मोदी जी जब पहुंचेंगे तो देखिए ये सब एक मिला जुला काम होगा, और हर चीज़ जो उथल पुथल आती है उसके बाद कुछ ना कुछ सुंदर प्रकृति भी ये लेकर आती है, तो कुछ ना कुछ सुंदर होगा, पर हमें अपॉर्चुनिटी पे आगे अग्रसर होना चाहिए। बहुत अच्छे मैम, आपने सबसे पहले आत्ममंथन की बात की और ये वाकई में ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए। अजय अग्रवाल जी, मैं सबसे अंत में आपके पास इसलिए आया हूँ सर, क्योंकि आप उस डिपार्टमेंट के या उस सेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ से एक कॉमन मैन कनेक्ट होता है, सबसे नीचे के सेक्टर, और उस पर इसका इम्पैक्ट आपने कुछ महसूस किया है? कुछ सस्ता हुआ, कुछ महंगा हुआ, कुछ कहीं से खरीदना आसान हुआ, कुछ हुआ है ऐसा? देखिए, अभी इंस्टेंटली अगर अपन इसको एनालाइज करें तो सस्ता हुआ या महंगा हुआ, ये तो जब ट्रम्प साहब ने उसको होल्ड ही कर दिया तो इमीडिएटली इम्पैक्ट तो नहीं आया, बट ये ज़रूर है कि इसका इम्पैक्ट आएगा, सेगमेंट वाइज आएगा। और जो सब लोगों ने परिचर्चा में एक बात कही, उसका निचोड़ ये लगता है मुझे कि सरकार को इस डेवलपमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं हब वाइज, सेगमेंट वाइज हब बनाने चाहिए। जैसे कि पर्टिकुलर सेगमेंट्स के अगर हब बनेंगे तो नेचुरल है कि इंडिया की सभी इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी डेवलप होंगी और उसका कहीं ना कहीं इंडिया को फ़ायदा मिलेगा। मोदी जी स्किल इंडिया के लिए इतना पैसा दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हो रहा है, प्रयास हो रहा है और जल्दी उसके परिणाम भी आएंगे, और हमको ऐसा लगता है कि जल्दी ही सब चीज़ें अच्छी होने वाली है। बहुत अच्छे। अब एक रैपिड फायर कर लेते हैं, या कहीं कि एक अंतिम आपके बीच में चर्चा को शुरू करते हैं। शुरुआत आपके साथ सर, बताइए इस साल के अंत में आप बाजार को कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं, क्योंकि हम ये भी तो चेक कर रहे हैं ना कि इकोनॉमिकली भारत पर क्या असर पड़ रहा है, बाजार कहाँ रहेगा इस साल के अंत में? पहले अपन जीडीपी की बात कर ले। मैं जीडीपी 7% के आसपास जीडीपी का मेरा नज़रिया है। हालांकि लोग 6.5, 6.4 और 3 की बात भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा नज़रिया जीडीपी 7% के आसपास है। भाई मैं अपने दर्शकों एक बार रुक के मैं अपने दर्शकोों को बता रहा हूँ, दरअसल जब ये टैरिफ वॉर शुरू हुई ना, उस दौरान जो इंटरनेशनली विश्लेषण हुआ ये हुआ कि भारत की जीडीपी में 0.6% की गिरावट आएगी, और जो एक आकलन लगाया गया तो 6.4 से 6.6 के आसपास बताया गया। सुनील जी ये कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा, और फायदा इतना होगा कि 0.4 के आसपास की इसमें बढ़ोतरी होगी। उसकी बढ़ोतरी के पीछे वजह है कि हम लोग हिंदुस्तानी क्या बड़ा सेंटिमेंटली इमोशनली काम करते हैं, डरते भी बहुत जल्दी हैं और डिपॉजिट और जमा संग्रहण भी बहुत जल्दी से करते हैं। तो जैसे भी वॉर फ्लक्चुएशंस हुए, हमारे स्टॉक मार्केट में लोगों के डिपॉजिट का जो रेशो है वो बढ़ा है। आरबीआई ने अपने रेट्स कम किए हैं, चाहे वो रेपो रेट कम की हो या ब्याज दरें कम की हो, उन सबसे लिक्विडिटी बढ़ी है, मार्केट में पैसा फ्लो में आया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब बताइए सर, बाजार कहाँ खड़ा होगा इस साल के अंदर? देखिए सर, मैं बाजार में 4 चीज़ कवर करता हूँ, सोना, चांदी। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ, निफ्टी और सेंसेक्स कहाँ रहेगा?
अब सेंसेक्स चूंकि मैं डील नहीं करता, लेकिन हाँ इतना कहता हूँ, बैंक निफ्टी 65,000 दिसंबर का लेवल मानता हूँ। 65,000 यस, निफ्टी अपन बैंक निफ्टी इसी को मैं ट्रेड करता हूँ। और अपन जब 8 अप्रैल को मिले तो 49,000, मतलब आप ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं कि शायद सेंसेक्स आपका 90,000 के आसपास सेंसेक्स होगा। मार्च के आसपास जो बजट हमारा आएगा तब ये 1 लाख के आसपास सेंसेक्स होगा। बाजारों में मंदा नहीं है, हाँ, लेकिन हमें कंपनियों में बच के चलना है, जैनसॉल जैसी घटना से बचना है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी की स्टडी करके अपना होमवर्क करके शेयर बाजार में कमेंट कम शब्दों में, लेकिन आपने एक जिक्र किया, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं। इन्होंने कहा कि 100 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत को एक बेहतर तरीके से रिलेशन रखनी चाहिए, भारत रख रहा है। एक आंकड़ा यह है कि 2016 में भारत जो वेपन एक्सपोर्ट कर रहा था वो लगभग 646 करोड़ के आसपास था, जो इस वक्त लगभग 24,000 करोड़ के आसपास है। 26 का आंकड़ा जो कह रहा है, जो लक्ष्य है वो 30,000 करोड़ है, और जो 30 का लक्ष्य है वो 50,000 करोड़ के आसपास पहुंचने का है। और ये अमेरिका के अगेंस्ट जाकर है, ये चाइना के अगेंस्ट जाकर है, फ्रांस और रूस के अगेंस्ट जाकर है, क्योंकि इस वक्त वेपन इंडस्ट्री में इन 4 कंट्रीज का बहुत बड़ा कंट्रोल है और भारत उसको मेक इन इंडिया के जरिए ब्रेक कर रहा है, चाहे उसमें आप तेजस लीजिए या बाकी मिसाइल जो हम इस वक्त एक्सपोर्ट करें। सर एक लाइन में। ये बिल्कुल करेगा, और जो अपना इस सेक्टर के अंदर भी पहले भी मोदी जी के प्रयास से बहुत अच्छा अचीवमेंट आया है और अब आगे भी बहुत अच्छा अचीवमेंट आएगा। बहुत अच्छे। तुषार जी, आप हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को कब तक देख रहे हैं और उसमें इसका कितना इम्पैक्ट है? सर इन माय ओपिनियन इंडिया को 2 फ्रंट्स पे भी काम करना है। एक तो अपनी डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है उसको बहुत इम्प्रोवाइज़ करना है, बी इट थ्रू PLIs, बी इट थ्रू सब्सिडीज़, बी इट थ्रू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या सिंगल विंडो सिस्टम जो भी है, बट उसको इंडिया को प्रोएक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है। और सेकंड जो है ग्लोबल फ्रंट पे इंडिया को जो बाकी नेशंस हैं उनके साथ एक अच्छी डील करके और एक गो टू अल्टरनेटिव बनना है फॉर द ग्लोबल ट्रेड एंड ग्लोबल इकोनॉमी। तो अगर इंडिया ये सब करता है तो वेरी सून इट विल रीच 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन माय ओपिनियन। सर, क्योंकि मोदी सरकार प्रोग्रेसिव सोच के साथ काम कर रही है और उसका इम्पैक्ट दिख भी रहा है, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, अपने सबकी बातों से एक बात निकल के आई कि एक तो औद्योगिक क्रांति आने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी पे अपग्रेडेशन पे इंडिया में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है आगे आने वाले समय में लड़ने के लिए। और एक सबसे ज़रूरी बात कि लेबर्स के लिए हमने काफ़ी सालों तक बोला है कि नरेगा को उद्योग से जोड़ा जाए, और एक स्किल डेवलपमेंट में ये कमिटमेंट होना चाहिए कि अगर किसी ने स्किल अगर किसी इंडस्ट्री ने दी है वो मिनिमम 5 से 10 ईयर्स के अग्रीमेंट के साथ, एक सिस्टम के साथ में एग्रीमेंट के साथ वो उस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा रहे। क्योंकि आज के समय में जो प्रॉब्लम है वो आज हम इंडस्ट्री के लिए आदमी ट्रेन करते हैं और थोड़े दिन बाद वो दूसरे के और तीसरे और पाँचवें के पास हो जाता है। तो चाइना में ऐसा सिस्टम है कि स्किल डेवलपमेंट जब किया जाता है तो उस कमिटमेंट के साथ वहाँ पे लेबर को उतना प्रोटेक्शन देना पड़ता है, और वो इंडस्ट्री बार बार लेबर की व्यवस्था करने की बजाय अपने मार्केट को फोकस करती है। तो इन चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आगे आने वाले समय में काम हो। ठीक है सर। सर, जहाँ तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करें, अगर अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक हमारा एक्सपोर्ट 7% बढ़ा है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2025 में भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हो सकता है जून तक थोड़ा स्लो रहे, लेकिन आफ्टर जून टू दिसंबर हम सोचते हैं कि जो 7% की ग्रोथ हमने लास्ट ईयर की है तो उससे ज़्यादा ही हम लोग शायद ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है। ग्रोथ के सेक्टर के अंदर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल हमें 5% ग्रोथ को एम्पावरमेंट की तरफ सोचना चाहिए, तो हम 2% तक पहुंच पाएंगे। हमारा विकास 5% की सोच से होना चाहिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं हमें $5 ट्रिलियन नहीं, हमें $10 ट्रिलियन के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है सर। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि देयर आर सम चैलेंजेस। तो अगर हमारे को ग्रोथ की बात करनी है तो हमें चैलेंजेस से रिकवर करना पड़ेगा। रिकवर करने के लिए देयर आर फ्यू, जल्दी बता देता हूँ, जल्दी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि मशीनरीज़ हैं। सो आज प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट के लिए हमें कुछ मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। अब मशीनरी सारी इंडिया में नहीं बन रही है, तो हमारे को इम्पोर्ट करनी पड़ती है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार कुछ पीरियड के लिए 2 साल 3 साल 5 साल के लिए सरकार को एक बार कुछ मशीन, स्पेशलाइज मशीन्स को इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री कर देना चाहिए, जैसे कि इनिशियली फटाफट इंडस्ट्री इफेक्टिवनेस आ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए।
दूसरा, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए अपने को चाइना की जो इंपोर्ट्स हैं उस पर बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए कि इंपोर्ट्स बढ़ तो नहीं रहे, बिकॉज चाइना को कहीं ना कहीं जगह चाहिए होगी डंप करने के लिए, अगर अमेरिका नहीं है तो। एंड इंडिया इज़ द सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमिंग मार्केट। तो अगर वहाँ पे चाइना ने इंडिया में माल डालना चालू कर दिया तो विल हैव अ मेजर सेटबैक इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑल्सो गिव्स अ लॉट ऑफ इकोनॉमी बूस्ट, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं बोलता रहूँगा तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम लग जाएगा, बट दीज आर फ्यू इम्पोर्टेंट। लेकिन आपने मार्केटिंग के हिसाब से बहुत अच्छे पॉइंट बताए हैं सर। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो टैरिफ वार पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हमको देखना चाहिए और लेना चाहिए। जैसा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन ODOP की पॉलिसी सेंट्रल की भी है और स्टेट की भी आई है, ऐसे में उसी डिस्ट्रिक्ट में उसका क्लस्टर डेवलपमेंट करके उसको एक्सपोर्ट हब बनाना चाहिए। वहीं सारी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में जहाँ पोर्ट नहीं है, ड्राई पोर्ट है, ऐसे में उस डिस्ट्रिक्ट से ही डायरेक्ट माल उठ के एक्सपोर्ट होके सीधा चला जाए। उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, लेटेस्ट मशीनों की ज़रूरत है जो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट अवेलेबल है। और कचरा प्रबंधक बहुत ज़रूरी है, इसके लिए वेस्ट मटेरियल डेवलपमेंट, वेस्ट मटेरियल के लिए जो वर्ल्ड में बेस्ट मशीनें अवेलेबल है उसके लिए सरकार सब्सिडी देके उसको इंपोर्ट करे, जिससे पूरे राजस्थान के शहरों का सफाई व्यवस्था हो और राजस्थान फिर 1 नंबर के राइजिंग राजस्थान के रूप में उभरे। नवनीत जी, फाइनल कमेंट सर ज़रा बताइए, क्योंकि ये जिनका जिक्र करें ना, सरकार पॉलिसी तो सारी है, बस उनके एग्जीक्यूशन का इशू है। आपको लग रहा है कि एग्जीक्यूशन अगर स्पीड में हो जाए तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं इस आपदा के? सर, मैं सरकार के एग्जीक्यूशन पे ही बात आगे बढ़ाऊंगा। जो BTA की बात चल रही है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की, अभी जो 90 दिन का पॉज मिला हुआ है, ये रनिंग ऑर्डर्स के लिए तो ठीक है, पर नए बिजनेस के लिए, क्योंकि 2 दिन पहले हमारा फेयर ख़त्म हुआ दिल्ली में, नोएडा में जो हमारा IHGF फेयर होता है, हैंडीक्राफ्ट का बहुत बड़ा ट्रेड फेयर होता है, उसमें जो गिनती के अमेरिकन चुनिंदा बाहर आए, ज़्यादा तो इसलिए नहीं आए कि उनको पता नहीं करना क्या है। उनका भी ये कहना था कि जब तक कुछ चीज़ें सेटल नहीं होंगी तो हम नए ऑर्डर प्लेस करने की पोजीशन में नहीं है। तो जितना जल्दी BTA हो, ये सरकार से हम चाहेंगे कि सरकारों के दोनों के हाथ में ही है BTA करना, वो जितना जल्दी करेंगे उतना ही उनको फायदा। BTA के बारे में बता दूं कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट का जो इंपोर्ट है वो तो बहुत ना के बराबर ही है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको तो जीरो कर दे, इससे हमारा हैंडीक्राफ्ट ट्रेड कम से कम 10 से 15% ग्रोथ लेके जाए इस साल। संकल्प जी, बहुत ऑप्टिमिज्म है सबके मन में, बट ऑप्टिमिज्म के साथ साथ वी हैव टू बी कॉशियस कि ऐसा नहीं हो कि हम ऑप्टिमिज्म के चक्कर में हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें एंड एज्यूम कर लें कि 5 ट्रिलियन ऐसे बैठे बैठे बन जाएगा। वी हैव टू वर्क हार्ड। इट्स एन अपॉर्चुनिटी बट इट मीन्स वी हैव टू वर्क हार्ड। पंकज साहब, क्योंकि आप भी लंबे वक्त से इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को समझ रहे हैं, ज़रा बताइए, भारत में मोदी सरकार क्या वाकई में इसके बारे में पहले से जानती थी, और क्या इसलिए वो पहले से तैयार थी और मोदी सरकार बार बार दौरे बाहर कर रही थी ताकि एक बाजार को खोजा जा सके कि जहां हम और अपॉर्चुनिटी तलाश सकें? देखिए विजेंद्र, ये जो टैरिफ वार है, इसमें कहीं ना कहीं जो, जैसा कि अभी इनमें अपने एक वक्ता ने भी कहा कि ये 2 कंट्रियों के बीच में जो नंबर 1 बनने की होड़ है या एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो होड़ है, उसके कारण ये टैरिफ वार शुरू हुआ है। और ये बात भी सही है क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर चाइना के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, या ये माने कि चाइना के बराबर यहाँ पॉपुलेशन बराबर है, मैन पावर बहुत ज़्यादा है। आवश्यकता इस बात की है कि जो अभी तक जो परिचर्चा हुई उसमें निकल के आया है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। सेकंड थिंग, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है जो ये बड़ी कंट्रियाँ हैं उनको हम कम्पीट कर सकें, उनके साथ हम उनके साथ जो है हमारा कंपटीशन एक अच्छा कंपटीशन कर सके। और ये सब जो आपने जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो किया है, क्या मोदी जी को ये पहले से जानकारी थी या भारत के जो राजनेता हैं या भारत की जो सरकार चल रही है उसको इस बात की पहले से जानकारी थी कि इस तरह का एक टैरिफ वार शुरू हो सकता है? तो हालांकि इस सवाल का जवाब तो मोदी जी दे सकते हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगा जिस तरह की पॉलिसियाँ भारत की चल रही थी या जिस तरीके से मोदी जी जिस तरह से उन देशों का दौरा कर रहे थे जिन देशों से कभी भारत के संबंध अच्छे नहीं रहे, लेकिन आज उनके साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, चाहे पेट्रोलियम कंट्रीज़ हों, गल्फ़ कंट्री हो या ऐसी कंट्री हों जहाँ से भारत का व्यापार संबंध जो पहले जो बीता समय है उसमें ना के बराबर था। अगर वो वहाँ जा रहे थे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत इस बात को लेकर अवेयर था या यहाँ की पॉलिसियाँ इस तरफ देख रही थी कि कुछ ऐसा होने वाला है विश्व में जिसका लाभ आने वाले समय में भारत को मिलेगा। और शायद ये वो उपयुक्त समय आ गया है
जब भारत एक वर्ल्ड पावर की तरफ एक बहुत सशक्त रूप से एक कदम उठा सकता है। इस ट्रेड वार जो चली है, ये जो टैरिफ वार चली है, उसको लेकर एक कदम भारत मजबूती के साथ अगर उठाता है तो आप ये मान के चलिए ये विश्व का पूरा सिनेरियो बदलता हुआ आपको कुछ ही सालों में, बहुत ही कम समय में, जिसकी कल्पना भी आप लोग नहीं कर सकते, या हो सकता है कि अभी तक विश्व नहीं कर रहा हो, भारत कर सकता है। और निश्चित रूप से जो मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी की जो पॉलिसियाँ हैं, वो इस तरफ एक बहुत ही मजबूत कदम है विजेंद्र, और आने वाले समय में आपको ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है मुद्रिका जी, क्योंकि आपके साथ ही मैंने इस प्रोग्राम को ओपन किया था, आपके साथ ही क्लोज, मेरे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन हैं डिप्लोमेसी को लेकर। क्या वाकई में अमेरिका और भारत के रिलेशन इस पूरे ट्रेड वॉर के बीच में और मजबूत होंगे? डेफिनेटली सर, और मजबूत होंगे। अमेरिका इज़ द बिगेस्ट कंज्यूमर, चाइना इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर, सो व्हाई नॉट दे ऑल्सो नो, यूएस ऑल्सो नोस कि अगर चाइना को कोई बीट कर सकता है तो वो इंडिया है। दूसरा सवाल मैम, वर्ल्ड ऑर्डर क्या वाकई में इस वक्त चेंज हो रहा है? क्योंकि रशिया फंसा हुआ है, चाइना को ताइवान के साथ फंसा के रखा हुआ है, अमेरिका खुद इस वक्त एक तरीके से टैरिफ वॉर के बीच में अनसर्टेन स्थिति में। क्या भारत इस वर्ल्ड ऑर्डर में जंप के साथ ऊपर आ रहा है? सर जंप होगा, पहले अपन को देखना पड़ेगा कि यूएस सुपर पावर क्यों है। यूएस सुपर पावर, आज तक ये बोला जाता है कि विद इन 60 मिनट्स अगर कहीं पर भी यूएस को अटैक करना है तो विद इन 60 मिनट्स वो अटैक कर सकता है। दे हैव ओवर 700 मिलिट्री बेसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो उनके जो हथियार हैं, जो उनके है ना, मतलब जो अपन बोलते हैं ना टैक्टिक्स हैं, वो हिडन हैं। अगर आप देखें तो यूएस रूल्स द वर्ल्ड विद इट्स अनसेट बाय लॉज। वो WHO को कंट्रोल करता है, वो यूनिसेफ को कंट्रोल करता है। तो इतनी बड़ी बड़ी जो ये ऑर्गेनाइजेशंस है, उसका कंट्रोलिंग पावर कौन है? यूएस है। सो यूएस का सुपर पावर होना इट इज़ अननिगोशिएबल, इट इज़ अनडिबेटेबल। और वाइल इंडिया इज़ ऑन द राइज टू बिकम अ सुपर पावर, सो ये जो फ्रेंडशिप है, ये जो टैक्टिक्स है, ये जो पोजिशनिंग है, उसको यूएस स्ट्रॉन्ग बना रहा है। यूएस और इंडिया की जब फ्रेंडशिप बनेगी तो एज अ बाई प्रोडक्ट इंडिया भी उस रेस में स्ट्रॉन्गर बनेगा। तीसरा सवाल, WTO को आप कहाँ देख रहे हैं इस पूरी ट्रेड वॉर में? क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है कहीं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ वो कहाँ है? क्यों चुप है? क्योंकि बिकॉज इट इज द सुपर पावर हु इज काइंड ऑफ जो प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल पूरा हैंडल कर रहा है, तो आप प्रिंसिपल के अगेंस्ट तो जाएंगे नहीं, राइट? सो द बॉस इज ऑलवेज राइट। क्या अमेरिका भारत को अपने पक्ष में इसलिए रखना चाह रहा है क्योंकि अमेरिका के अंदर बाकायदा चाइना ज़मीन लेकर खेती कर रहा है और वहाँ कर रहा है जहाँ उसकी पूरी डिफेंस टिका हुआ है? तो क्या वाकई में अमेरिका को लग रहा है, क्योंकि आप अमेरिका को समझते, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ आपसे, क्या वाकई में अमेरिका को लग रहा है कि चाइना को अगर टक्कर देनी है तो भारत चाहिए? और क्या भारत को ये लग रहा है क्योंकि भारत पूरे अपने पड़ोसी मुल्कों को अपने अगेंस्ट होते देख रहा है, क्योंकि चाइना वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ ज़मीन इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको सपोर्ट के लिए अमेरिका चाहिए? क्या दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल इस वक्त बने हुए हैं, या आपको लग रहा है कि ये एक टेम्पररी है और बाद में चीज़ें बदल जाएंगी? फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्गर ही होगी और इसका बेनिफिट दोनों कंट्रीज़ को मिलेगा। एंड लाइक आई सेड इन द ओपनिंग रिमार्क कि ये दोनों जब बड़े की झगड़ा हो रहा है, ये जो झगड़ा हो रहा है, उससे बेनिफिट और अपॉर्चुनिटी अपन को ही मिलेगी। एंड आई थिंक दैट वाज द एसेंस ऑफ द एंटायर कॉन्वर्सेशन एंड दैट वाज द द थॉट ऑफ एवरीबडी who's all of the experts who are here, that we will only find this as the biggest opportunity for India and India's growth. अंतिम सवाल, क्योंकि मुझे प्रोग्राम में वाइंड अप करना है। भारत रूस की तरफ देखता था, फ्रांस की तरफ देखता था, अमेरिका की तरफ देखता था। अब रूस भारत की तरफ देखता है कि समझौता कराइए, अमेरिका भारत की तरफ देखता है कि चाइना को हंटर लगाइए, फ्रांस भारत की तरफ देखता है कि थोड़ा सा आप इधर आकर भी अपनी चीज़ों को देखिए। तो ये भारत की डिप्लोमेसी जीत है या उन देशों की कमजोरी है? सर डिप्लोमेसी जीत है, ये भारत डिप्लोमेसी 100% डिप्लोमेसी जीत है। जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एज अ वर्ल्ड लीडर इमेज, अगर आपने देखा G20 का एज होस्टिंग पावर, अभी मैंने आपको इनिशियली बोला कि है ना, क्वाड को समिट को अब हम होस्ट कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे इंडिया को is on a, they are just not on a seat, they are on the head seat, sir. So this is a complete win-win situation that has been the vision of Prime Minister Modi, and that has been the whole thought process of driving India into the direction of becoming one of the leading world economies of the world. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे सवाल कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इससे आगे बहुत सवाल हैं कि भाई डीप स्टेट की भूमिका कितनी रही है। सवाल ये भी कि क्वाड के अंदर ट्रंप को आना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले बाइडेन उससे हिस्सा अलग किनारा कर चुके थे।
सवाल बहुत है, लेकिन ये सच है कि हाँ, जिस तरीके से अमेरिका और भारत के रिलेशन आगे बढ़े हैं, चाइना फिलहाल दोनों के निशाने पर, वो इसलिए क्योंकि चाइना विकासवादी सोच के साथ आगे नहीं बढ़ता है, चाइना विस्तारवादी सोच के साथ आगे बढ़ता है और उसको कंट्रोल करना इस वैश्विक दृष्टिकोण से बेहद जरूरी। लेकिन हाँ, जो पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद, वो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट, और उनकी एक्सपर्ट राय ये कहती है कि हाँ, इस पूरे ट्रेड वॉर के अंदर भारत इकोनॉमिकली ग्रो करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ समस्याएं हैं, उसको हमें अंदर रहते हुए, भारत में रहते हुए सुलझाना है, सरकार को सुलझाना है बेसिकली। दूसरा, डिप्लोमेसी के फील्ड में भारत बहुत आगे जा चुका है, जहां रूस भी हेल्प मांगता है, अमेरिका भी हेल्प मांगता है, फ्रांस भी हेल्प मांगता है। ये हमें बताता है कि हम अब इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की स्थिति में, और वो वर्ल्ड ऑर्डर भारत के हिसाब से चलेगा, क्योंकि भारत कहता जरूर है कि वो ना इस ओर है ना इस ओर है, लेकिन भारत ये भी कहता है कि वो शांति की ओर है और विकास सिर्फ शांति के साथ हो सकता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।